डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। नंबर वन इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, नंबर सेकंड इज पोलर रिप्रेजेंटेशन और ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो सेकंड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इसको हम पोलर रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। दोनों जो है वो एक ही बात है, चाहे आप उसको ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बोल लें या फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन बोल लें, दे आर बोथ सेम थिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को। जैसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ चुके हैं, या फिर कार्टेशियन प्लेन को हम क्या बोलते थे, एक्स वाई प्लेन। उसके ऊपर हम क्या करते थे अपने, जैसे ये मान लो मेरे पास अगर अपना कार्टेशियन प्लेन की अगर बात करें तो इस तरह से हमारे पास क्या होता था, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इधर को एक्स डैश और इधर को वाई डैश। किसी भी रियल नंबर को आप अपनी इस एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर पाते थे हम। सपोज करो हमारे पास पॉइंट है 2, 3, तो अगर मैं यहाँ से कितना चलता हूँ, ये 2 यूनिट, और इधर को मुझे कितना चलना है 3 यूनिट यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे इस तरह से कौन सा पॉइंट मिल जाता था, ऑर्डर्ड पेयर मुझे क्या मिलता था 2, 3। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंटेशन होता था, ये कार्टेशियन प्लेन में हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे इस तरह से, या इसको क्या बोलते थे हम, एक्स वाई प्लेन। तो अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, रियल नंबर की जगह हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, और उसके लिए हमारे पास ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर सेलेक्ट कर लिया है, एंड दैट इज z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसके लिए हमने यहाँ पर ये अपना कोऑर्डिनेट प्लेन ही है हमारे पास, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इस जो ये हमारा एक्स एक्सिस है, इधर को ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा कौन सा होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव एक्स के पॉइंट होते हैं। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको हम क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव रियल एक्सिस। और इधर को हम क्या लेंगे, ये जो वाई एक्सिस है इसको हम इसमें क्या लेते हैं, पॉजिटिव इमेजिनरी वाई एक्सिस, क्योंकि इसके ऊपर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट लेना है, यहाँ पर हमने रियल पार्ट लेना है। ये जो हमारे पास रियल एक्सिस है इसके ऊपर हम क्या लेंगे, इधर को भी जा रहा है, इधर से इधर को भी है, ये तो ओरिजिन है हमारा, यहाँ से इधर को हमारा ये भी इमेजिन अपना रियल एक्सिस ही रहेगा यहाँ से यहाँ तक, और इधर से इधर को हमारा ये कौन सा एक्सिस रहेगा, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। जो वाई एक्सिस है उसको यहाँ पर क्या बोला गया है, इमेजिनरी एक्सिस, वाई एक्सिस को। तो इधर को हमारा ये नेगेटिव रियल एक्सिस, इधर को ये पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, और इधर को भी ये नेगेटिव अपना इमेजिनरी एक्सिस। तो ये ध्यान दें, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ सीधी सी बात है कि एक्स एक्सिस को क्या लिया है, रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस को यहाँ पर क्या ले लिया है, इमेजिनरी एक्सिस। इसके ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे अपना कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो x प्लस आयोटा वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा रियल पार्ट है, दिस वन इज द रियल पार्ट। जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दिस वन इज अवर रियल पार्ट, ये हमारा रियल पार्ट, और दिस वन इज द इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट के ऊपर आपने रियल पार्ट को
प्लॉट कर दिया है। एक्स यहाँ हमारा पॉजिटिव है, तो इधर पॉजिटिव रियल एक्सिस एक्स एक्सिस पे मान लो यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या हो गया है, एक्स यूनिट। तो ये हमने अपना जो रियल पार्ट है ये उसको किसके ऊपर कर दिया, रियल एक्सिस के ऊपर एक्स। और इधर से हमने इमेजिनरी जो एक्सिस है उसके ऊपर अपना इमेजिनरी पार्ट, और ये प्लस वाई है, तो ये पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर हमने प्लॉट कर दिया। ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लो क्या हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक बाई यूनिट डिस्टेंस। तो इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट आ गया है पी एक्स कॉमा बाई, या हम इसको इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम जेड भी बोल सकते हैं। और जेड हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये चाहे आप इसको इस तरह से पी एक्स वाई लिख दिया, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दिस इज जेड। जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है इस तरह से एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। ये जो मेरा पॉइंट है ये हमारा z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड अवर दिस z कॉम्प्लेक्स नंबर। ये p पॉइंट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, z को। या आप p को हटा करके यहाँ पर आप z भी लगा सकते हैं, z भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई। इस तरह से हम हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने यहाँ ये जो हमारे पास प्लेन है इसके ऊपर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को। वो यहाँ भी इस या यहाँ इस एरियाज में होगा, या ये वाला, या ये, या फिर ये एरियाज। अब ये जो हमारे पास जब हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो वो हमारा होता था कार्टेशियन प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को हमने रिप्रेजेंट किया है इस प्लेन में। और इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, ध्यान देंगे, इस वाली प्लेन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस प्लेन का यूज करते हैं दैट प्लेन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन। या फिर इसका और नाम भी है अर्गेंड प्लेन, या फिर एक और नाम है इसका द गॉसियन प्लेन। इन तीन नामों से हम इसको जानेंगे। तो सबसे पहले अब हम डेफिनेशन लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन की हमारे पास डेफिनेशन क्या बनती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये हमारे पास डेफिनेशन, ये डेफिनेशन किसकी है, डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, डेफिनेशन ऑफ व्हाट, ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। ध्यान से देखें, द प्लेन इन विच वी रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकली, वैसा प्लेन जिसमें हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकें ज्योमेट्रिकली, उसको हम क्या इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन और ऑर्गन प्लेन और गॉसियन प्लेन। तो ये हमारे पास डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स प्लेन की। तो अब हमें ये पता चल गया है कि किस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जियोमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं जैसे हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में होता था, ये हमारे पास क्या रहता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होता था हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से जब हमने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी हम इसको क्या बोल देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज द सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये डिपेंड करेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कैसा है, उसके हिसाब से वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, सेकंड में आ सकता है, थर्ड में रिप्रेजेंट हो सकता है, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ सकता है। तो उसकी पोजीशन जो है वो किसी भी क्वाड्रेंट में कहीं भी हो सकती है इधर, ठीक है। हाँ,
तो ये हमारे पास इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ऑर्गन प्लेन या फिर गॉसियन प्लेन। अब मैंने इस O से P पॉइंट को जो है वो मिला दिया है, O से P को हमने क्या कर दिया है, मिलाया है, और O से P हमारे पास एक जो है वो डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है O से P तक का। तो O के कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी क्या रहेंगे हमारे पास, 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हैं यहाँ पर, ये जो है वो ओरिजिन है, जैसे कार्टेशियन प्लेन में होता है सेम वैसे ही। तो ओ पी जो डिस्टेंस है सेम आप वैसे ही निकाल सकते हैं जैसे हम कार्टेशियन प्लेन में निकालते थे ओ पी डिस्टेंस। कैसे, अगर मुझे ओ के कोऑर्डिनेट पता है, पी के कोऑर्डिनेट पता है, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते थे, बाय यूजिंग अ डिस्टेंस फार्मूला। तो बाय यूजिंग अ डिस्टेंस फार्मूला, तो ओ पी आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, नाउ ओ पी इज व्हाट, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस वन इज ओ पी। अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर दें तो x2 ये आपने x2 y2 ले लिया, ये x1 y1 ले लिया है यहाँ पर जो पॉइंट है, ओरिजिन का जो पॉइंट है, और इस तरह से हमारे पास ये क्या आ गया x माइनस ये x1 0 और y2 हमारे पास y और y1 जो है वो 0। इस तरह से ये आप जो देख पा रहे हैं दिस इज, ये हमारे पास x माइनस 0 क्या हो गया x स्क्वायर, y माइनस 0 क्या हो गया y स्क्वायर। अब OP जो OP डिस्टेंस आया है आपके पास, OP डिस्टेंस इस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस जो आया है, इसको एक नया नाम दे दिया गया है, उसको क्या बोलते हैं हम, मॉडुलस। तो ओ पी इज जो डिस्टेंस है इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ जेड। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि ये हमारे पास जो है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो इस तरह से, इसी जो ये आपके पास ट्रायंगल है इससे हमने OP निकाल लिया है, और ये OP ही जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, ये P पॉइंट तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो P पॉइंट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को। कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को, Z इक्वल टू, वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला पॉइंट। तो इसका मतलब OP क्या है, OP क्या है यहाँ पर, ये तो ओरिजिन से डिस्टेंस है, ओरिजिन से डिस्टेंस है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग व्हाट इट इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर from the origin. Modulus is what? It is the distance of that complex number from the origin. इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, उसी को बोला गया मॉडुलस, उसी को क्या बोला गया, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान देंगे ये हमारे पास ये जो क्वांटिटी आई है इसी को क्या बोला गया, इसी को मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स, OP इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ जेड। तो हमें ध्यान रखना है कि जब मॉडुलस की बात हो रही है तो इसका मतलब ये क्या है व्हाट इज दिस, तो वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मॉडुलस को जो हम डिनोट करते हैं वो इस साइन से, ये इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ जेड इज व्हाट, OP डिस्टेंस एंड OP हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और x क्या है हमारे पास, x क्या है हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल एक्सिस के ऊपर है ना, और ये है क्या, रियल पार्ट ऑफ द, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये है, इसका रियल पार्ट क्या है x। तो x को हम क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। y जो है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। तो इसको देखें आप, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, रियल
पार्ट ऑफ जेड, आर ई का मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, और इसका अगर हम रूट निकाल दें तो वो हमारे पास क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ इस तरह से आप ये ध्यान रखें। नो, नेक्स्ट हमारे पास मॉडुलस के बाद अब बात आगे जो हम करेंगे वो है एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम स्टडी कर रहे हैं एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने यहाँ पर कौन सा लिया हुआ है, दैट इज जेड। तो इसके एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें, द एंगल थीटा विच ओ पी मेक्स, ये आपके पास क्या है, ओ पी। दोबारा से हमने यहाँ पर इसकी फिगर जो है, जो पीछे हमने बनाई थी उसको दोबारा से यहाँ प्लॉट किया है। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द रियल एक्सिस, दिस इज द रियल एक्सिस। तो ये हमारा दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, और इधर को हमारा ये पॉजिटिव इमेजिनरी, ये नेगेटिव इमेजिनरी, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस, ये नेगेटिव रियल एक्सिस, ये ध्यान दें। तो अब ये जो OP जो है, यहाँ पर बात हो रही है द एंगल थीटा विच OP मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, या ये हमारा एक्स एक्सिस ही भी है जो जिसको हम रियल एक्सिस बोल रहे हैं, और ये हमारा बाई एक्सिस भी इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पर हम क्या डेफिनेशन में लिख सकते हैं, रियल एक्सिस, पॉजिटिव विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन जो एंगल बनेगा इज कॉल्ड द आर्गुमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो समझें इसको ढंग से कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये जेड, इस पी पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को। तो अब इसका जो आर्गुमेंट क्या है कि ये जो लाइन है OP आपकी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान दें, एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री का एंगल एंटी क्लॉकवाइज बना रही है, वही एंगल जो है दैट इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड, या फिर हम क्या बोल रहे हैं उसको, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो इसको हम आर्गुमेंट को शॉर्ट में ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो ये एक ही बात है, चाहे आप एम्पलीट्यूड बोल लें या फिर आर्गुमेंट बोल लें, कोई अलग अलग नाम नहीं, अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ के दो नाम हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। अब हम इसको अगर हम इस एम्पलीट्यूड की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिख सकते हैं, जहाँ पर हमारा ये एक्स और वाई यूज़ हो रहा, ये हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ हो जाए और हम क्या निकाल सकें, अपना एम्पलीट्यूड निकाल सकें। तो अब वाई और एक्स के साथ आपको पता है ये आपके पास एक्यूट जो एंगल है थीटा, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमारे पास जो वाई और एक्स का यूज़ करके इस ट्राइंगल में कौन सा थीटा बन सकता है, कॉट थीटा या फिर टेंजेंट थीटा। तो हम यहाँ पर टेंजेंट थीटा बना रहे हैं, और टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास वाई और इधर बेस हमारे पास जो है दैट इज़ एक्स, तो क्या हो गया वाई अपॉन एक्स, और यहाँ से हम अपना एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, वो आ गया हमारे पास थीटा। थीटा इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स बाई अपॉन एक्स, थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बाई अपॉन एक्स। ये टेंजेंट जो है वो दूसरी साइड जाकर के क्या हो गया, टेंजेंट इनवर्स। तो दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये बाई क्या है, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड,
कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट, और ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ एक्स जो रियल पार्ट ऑफ जेड। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो एम्पलीट्यूड ये जो है वो क्या आ गया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, या फिर यहाँ पर क्या आ गया हमारा एम्पलीट्यूड वो थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स दिस वन। तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। अब इसी को हमने थोड़ा और स्टडी करना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसी में आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ये तो हम जो यहाँ पर जो आर्गुमेंट देख रहे हैं ये किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन हमारे पास तो कितने क्वाड्रेंट है यहाँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ से किसी भी क्वाड्रेंट में। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में हम कैसे आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करें, कैसे एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करें, वो हम यहाँ पर अब देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो क्या है, जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट क्वाड्रेंट में, इसका एम्पलीट्यूड के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ दिस वन इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वन। तो सपोज करो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है और ये जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन है, तो अगर मैं इसके आर्गूमेंट की बात करूं तो यहाँ पर ये मेरा आर्गूमेंट जो है, मान लो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, थोड़ी देर के लिए अगर मान लूँ कि कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, π/4, कितना एंगल बना रहा है, π/4। तो मुझे पता है आर्गूमेंट जो है दैट इज द एंगल मेड बाय दिस लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस। ये हमारा रियल एक्सिस है और ये हमारा दिस वन इज द रियल एक्सिस एंड दिस वन इज द इमेजिनरी एक्सिस। तो ये दिस वन इज इमेजिनरी एंड दिस वन इज रियल एक्सिस। तो इसके साथ ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, π/4। लेकिन अगर मैं ऐसे भी इसको कर सकता हूँ, मान लो मैं ऐसे चला और इस तरह से चलते चलते ये एंगल मेरे पास, तो अब भी क्या हो रहा है, यहाँ से चल के अब भी ये कौन सा एंगल है, ये हमारा इस लाइन का किसके साथ एंगल बन रहा है, इसी रियल एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है और एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। देखो यहाँ से चला इस तरह से और ऐसे चलते 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 ये और बिल्कुल इस लाइन का जो है वो इस लाइन के साथ हमें क्या मिल रहा है, एंगल मिल रहा है। तो पहले तो हमारे पास π/4 आया, ये एंगल कितना आया था, π/4। लेकिन अब जो एंगल है कितना आ गया, पूरा यहाँ से चल करके इतना चले और फिर तो हमारे पास क्या आ गया, अब एम्पलीट्यूड कितना आ गया, पहले तो π/4 आ रहा था, अब क्या आ गया, 2π + π/4। तो अब इस तरह से हमारे पास तो इनफाइनाइटली मैनी आंसर निकलते चलेंगे, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इनफाइनाइटली मैनी आंसर हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। कोई बोलेगा π/4 एम्पलीट्यूड, कोई बोलेगा ये वाला, तीसरा जो और कोई तो ये ना भाई ये होगा, चौथा वो आगे बोलेगा नहीं ये नहीं होगा, 6π/, ये होगा। तो फिर हमारे पास हम किस आंसर को लें, है तो सारे सही, ये भी सही, ये सही, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर एक जैसा आंसर चाहिए, हमें यूनिक आंसर चाहिए, सभी का आंसर सेम हो, तो फिर क्या करें हम, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन किया है, एक स्टैंडर्डाइज किया गया कि आप इसका एंगल जो है वो किसके बीच में लेंगे। तो एक तो हमारे पास यहाँ पर क्या तरीका है कि हम किसके बीच में एंगल लेते, यहाँ से लेकर के यहाँ से चलते हम और इस तरह से यहाँ तक कितना चल पाते हम ले लेते फिर जैसे
0 to 2 पाई के बीच में हम चल पड़ते कि ये एक स्टैंडर्ड हमने मेंटेन कर दिया कि हमारा आंसर किसके बीच में आना चाहिए, 0 टू पाई बाई 0 to 2 पाई के बीच में हमारा आंसर चाहिए। एक तो ये हो सकता था कि हम 2 पाई से आगे नहीं निकलते, यहाँ से चलते, अब ये पाई बाई 4 आ गया, ठीक है, आंसर आ गया हमारा एम्पलीट्यूड। और फिर जब आगे चले यहाँ इस पॉइंट पे आगे सपोज करो तो जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल, फिर यहाँ आगे तो जो यहाँ तक का एंगल, फिर यहाँ आगे तो यहाँ से चले और जितना एंगल हमारे पास यहाँ बन गया वो एम्पलीट्यूड। लेकिन ऐसा नहीं किया, एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन जो किया गया, वो कौन सा स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया, किसके बीच में आपने एम्पलीट्यूड को रखना है, वो था हमारे पास एक इंटरवल जो है वो कौन सा ले लिया, -पाई टू पाई के बीच में। ये इंटरवल जो है वो कंसीडर कर लिया कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एम्पलीट्यूड निकालेंगे इसके बीच में ही निकालेंगे। आप बोलेंगे कि 0 to 2 पाई के बीच में क्यों नहीं, तो अब एक स्टैंडर्ड 0 to 2 पाई का नहीं बनाया, ये वाला बना दिया, -पाई ओपन इंटरवल -पाई टू पाई, मतलब -पाई को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है आपने पाई को, या फिर कौन सा यहाँ पर -पाई को अगर इंक्लूड तो इस तरह से, चाहे आप ये वाला ले लें या ये दोनों में से कोई एक स्टैंडर्ड जो है वो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए जो है वो बनाया गया। इसी के बीच में हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है या इसके बीच में, तो वही जो है वो सही मानी जाएगी, तब हमारे आंसर जो है वो बिल्कुल मैच करेंगे, किसी का आंसर जो है वो डिफरेंट नहीं होगा, पहली बात। तो एक और चीज़ कि जो हम यहाँ पर एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ध्यान रखना है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के लिए हमारा एम्पलीट्यूड डिफाइंड नहीं है, ये आप नोट करके रखें, ये नोट करने वाला पॉइंट है। अगर z इक्वल टू 0 है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज़ नॉट डिफाइंड, तो ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसके बाद बात चल रही है कि हमें इसके बीच में ही अपना एम्पलीट्यूड निकालना है, इससे या तो ये वाला ले लेंगे या फिर ये, हमने ये वाला ले रहे हैं कि इसके बीच में ही हमें एम्पलीट्यूड निकालना है। और हमें सभी क्वाड्रेंट को अब वन बाय वन स्टडी करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक और हम एंगल जो है वो डिफाइन करेंगे, ध्यान रखें, एक अल्फ़ा एंगल डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन अपना एंगल अल्फ़ा, किस तरह से, टेंजेंट इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन z, सॉरी y अपॉन x, ये हमने एक अपना एंगल डिफाइन किया है। और कैसा एंगल है, डेफिनेटली जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में जो एंगल यूज़ हम करेंगे यहाँ, वो कौन सा एंगल है, वेयर अल्फ़ा इज एन एक्यूट एंगल। ध्यान दें, ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया है अपने यहाँ पर जो आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिफरेंट क्वाड्रेंट में स्टडी करने के लिए। तो अब यहाँ पर आप देखें, अगर क्या करें, हम यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मान लो ये, और ये हमारा जो एंगल जो है वो ये हमारे पास O पॉइंट, यहाँ पर जो पॉइंट है वो P x y, और ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है x, और यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज़ अ y डिस्टेंस, ये वाला y डिस्टेंस, और यहाँ पर ये वाला x डिस्टेंस। तो अब ये मेरे पास ये पॉइंट P x y, और यहाँ पर जो ये एंगल जो है वो क्या बन रहा है, ये एंगल हमारे पास थीटा, या फिर इसको हमने क्या ले लिया है अल्फ़ा, और थीटा तो हमारे पास क्या है, थीटा हमने यहाँ पर आर्गूमेंट माना हुआ है कि देयरफॉर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट
क्या होगा, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है x प्लस आयोटा वाई, तो इसके लिए x भी 0 रहेगा और y भी क्या रहेगा हमारे पास 0 रहेगा। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स। टेंजेंट इनवर्स अगर हम मॉड ऑफ वाई एक्स की बात करें तो इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स बाई अपॉन एक्स। यहाँ पर बाई भी पॉजिटिव है तो बाई जो पॉजिटिव है तो उसका मॉडुलस भी जो है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव बाई ही रहेगा, और एक्स का जो मॉड है वो भी क्या रहेगा, यहाँ पर एक्स ही रहेगा। तो अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स बाई अपॉन एक्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा अल्फ़ा है वही हमारे पास वही एम्पलीट्यूड भी होगा, यहाँ पर वही एंगल थीटा है। इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा कि जो अल्फ़ा या थीटा यहाँ पर डिफरेंट आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम, मतलब यहाँ पर थीटा जो है हेयर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जो है वो क्या होगा, थीटा, और थीटा जो है वो किसके इक्वल आएगा, हमारा अल्फ़ा के इक्वल ही आएगा। हम यहाँ पर ध्यान रखें, हम एम्पलीट्यूड जो है लेकर के चल रहे हैं किसको, थीटा को। ये तो हमने अल्फ़ा जो है वो तो डिफ़ाइन किया है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर। तो अब जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो आपको और क्लैरिटी होगी इसकी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इन सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास यहाँ भी हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर यही है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि हमारा x जो है वो क्या रहेगा, लेस देन 0, और y जो है वो ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा आपके पास अपीयर हो कि x जो है वो नेगेटिव आ जाए और y जो है वो पॉजिटिव आ जाए, तो वो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, डेफिनेटली वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। जैसे इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर देखें z इक्वल टू -3 + 4h, तो यहाँ पर -3 कहाँ चला जाएगा, ये -3, 4 कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस टाइप का अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसका आर्गूमेंट क्या होगा, ध्यान रखना कि रहना मुझे इस इंटरवल में ही है। ये जो हमारे पास ये वैल्यू आई है डेफिनेटली किसके बीच में है, ये जो थीटा जो वैल्यू यहाँ पर जो आर्गूमेंट आ रहा है वो डेफिनेटली इसके बीच में ही आ रहा है, -पाई और पाई के बीच में। कैसे, क्योंकि है ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमने किसके बीच में रहते हैं, 0 और पाई/2 के बीच में रहते हैं। और तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपका अल्फ़ा तो एक्यूट है ही है, थीटा भी यहाँ पर क्या बन रहा है, एक्यूट बन रहा है। आगे आप चलें तो आपको और थोड़ी क्लैरिटी होगी। जैसे हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सपोज करो अब आपका यहाँ पर हम कहाँ चले गए, मान लो हमारे पास यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज करो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए, ये पॉइंट आ गया हमारे पास, मान लिया कि ये हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ ना होकर के जेड जो है वो इधर चला गया। तो अब आप देखें कि इसका जो एम्पलीट्यूड हमने निकालना है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड तो क्या होता है, जो इसके द्वारा जो है पॉजिटिव जो हमारा रियल एक्सिस है उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बन रहा है वो होता है। इसको हम क्या ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं। यहाँ पर तो ये थीटा और ये थीटा और ये तो हमारे पास अल्फ़ा जो है वो सेम हो गए हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देखें कि आपके पास ये तो हमारे पास क्या है, आर्गूमेंट ऑफ जेड है, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती है, एंटी क्लॉकवाइज लेना है और साथ में विद पॉजिटिव रियल एक्सिस लेना है, ले लिया, ये आर्गूमेंट है। तो अब आप देखें यहाँ पर इसके ऊपर अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो अब मेरे पास ये नंबर जो है वो बेसिकली कैसा बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -x + i/y, इस टाइप का नंबर है, ध्यान दें। तो ये तो मेरे पास -(x) डिस्टेंस और ये y, तो इसलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने एक्यूट एंगल चाहिए मेरे को, यहाँ पर तो एक्यूट एंगल ही होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल तो होगा नहीं, ये तो ऑब्ट्यूज है थीटा। तो ये एक्यूट एंगल हमने अल्फ़ा डिफाइन किया है, यहाँ पर डिफाइन इसीलिए करा है
आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लग रहा होगा इसको क्या ज़रूरत थी करने की, नहीं। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ दिक्कत है, इसलिए हमने एक्यूट एंगल ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं हम। तो इधर अगर हम इसका आर्गूमेंट निकालेंगे तो ये तो डिस्टेंस मेरे पास कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक का तो -x, और ये क्या है अब y। तो इस तरह से अब आप देखें सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है वो अब अल्फ़ा देखें क्या आ रहा है, अल्फ़ा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स क्या आ गया यहाँ, मॉड लगाया है, इसलिए मॉड ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत नहीं थी, x भी बड़ा था y भी बड़ा था, तो चाहे आप मॉड लगाते कि नहीं। तो लेकिन यहाँ टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पर जो y है वो तो पॉजिटिव है, y तो पॉजिटिव है, तो y ही रहेगा, लेकिन जो मॉड ऑफ यहाँ पर जो x है वो हमें क्या लगेगा, यहाँ पर मॉड ऑफ x। कहने का मतलब है ये वैल्यू हमने पॉजिटिव रखनी है, एंगल हमने क्या बनाना है, एक्यूट बनाना है, इसलिए मॉड लगाया है। मॉड लगाने का मकसद है कि एंगल को क्या कराया आपने, एक्यूट रखा है, एक्यूट ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास अल्फ़ा आ गया है, ये अल्फ़ा है, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा यहाँ पर इस सेकंड क्वाड्रेंट में, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या होगा हमारे पास, ये ध्यान देना है आपने। एम्पलीट्यूड हमारे पास बेसिकली यहाँ पर क्या है, वो आप देखें थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या आ रहा है ये देखें। तो देखो यहाँ फिगर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल कितना है ये ध्यान दें, टू बी वेरी वेरी केयरफुल। यहाँ से अगर मैं चलूँ तो ये एंगल मेरे पास कितना होता है, दिस इज़ पाई, दिस इज़ पाई, और पाई में से मैंने अल्फ़ा को घटा देना है, क्योंकि मुझे तो यहाँ से यहाँ तक रहना है, यहाँ से यहाँ तक रहना है। तो ये एंगल कितना है, इस सारे एंगल से मुझे क्या माइनस करना है, अल्फ़ा। अल्फ़ा को अगर मैं इस पाई में से यहाँ से लेके यहाँ तक पाई में से अल्फ़ा को हटा दिया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ध्यान दें, मुझे मिल जाएगा अपना आर्गूमेंट, एंड दैट इज़ थीटा। मतलब यहाँ पर हमें पाई माइनस थीटा जो है वो क्या मिल जाएगा, यहाँ पाई माइनस अल्फ़ा, तो ध्यान दें यहाँ पर, तो थीटा अब मुझे क्या मिल गया है, दिस इज़ पाई माइनस अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा मेरे पास ही है, ये अल्फ़ा जो हमने निकाला हुआ है इसको यहाँ पर भर देंगे तो ये मेरे पास जो है, और डेफिनेटली पाई माइनस अल्फ़ा, पाई में से कुछ मैं घटा रहा हूँ, पाई में से पीछे रह रहा हूँ, और ये डेफिनेटली किस इंटरवल में आएगा, इसी इंटरवल में, किसमें, माइनस पाई इस इंटरवल, और यहाँ क्लोज्ड है। ये भी यहाँ पर भी ये जो है वो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो डेफिनेटली हमारा इसी में लाई कर रहा है। अब हम आगे चलेंगे किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या रहता है, कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे को मिलेगा, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इस कंडीशन में मेरे पास x भी लेस देन 0 और y भी क्या रहता है, लेस देन 0, ये आपको पता है क्वाड्रेंट के x भी लेस देन 0 होगा और y भी लेस देन 0 होगा, और अल्फ़ा मुझे क्या मिलेगा, टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x। मॉडुलस लगाने का मतलब है कि इस क्वांटिटी को आपने पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव रखने क्यों जरूरी है, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो आपने राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल जो है वो पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव नहीं, एंगल एक्यूट रखना है, इसलिए इस क्वांटिटी को मुझे पॉजिटिव रखना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने इस तरह से अल्फ़ा को डिफाइन किया हुआ है। एंड दिस इज़, ये मेरे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स भी लेस देन 0 है तो ये मॉड में ही रहेगा, और इधर ये भी किस में रहेगा, मॉड में। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा। और अब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड यहाँ पर हम निकालेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जो है वो क्या रहने वाला है, थीटा जो है वो क्या रहने वाला है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यहाँ ध्यान से देखें अपनी फिगर को यहाँ। तो ये मेरे पास जो है वो फिगर है,
अब मान लो हमारा जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इधर कहीं आ रहा है। अगर यहाँ कहीं आ रहा है तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ x भी नेगेटिव और इधर को ये यहाँ तक मान लो ये y भी नेगेटिव और इधर x भी हमारा नेगेटिव। तो इस तरह से हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ रहा है, माइनस ऑफ x, मतलब एक किस्म से क्या है ये, माइनस ऑफ x प्लस माइनस ऑफ x माइनस आयोटा बाई, इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यहाँ पर अपीयर हो रहा है। तो z जो है, अब यहाँ से हमने मान लो परपेंडिकुलर इधर को जो है वो ड्रॉ कर दिया और अब हमने ये, अब हमारे पास जो अल्फ़ा एंगल है वो कौन सा है, ये दिस वन, ये जो एंगल है दिस इज़ अल्फ़ा। तो अब मेरे पास जो इसका एम्पलीट्यूड है वो हमने क्या लेना है, ये हमारे पास अल्फ़ा, तो हमने तो एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो इस तरह से कौन सा एंगल हमारे पास बन जा रहा है, ये यहाँ से लेकर के ये वाला जो है वो मेरे पास एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड क्या बन गया फिर, ये पाई, पाई प्लस अल्फ़ा, क्या बन गया यहाँ, पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा एक्यूट एंगल है। तो इस तरह से तो ये मेरी जो वैल्यू है वो इस इंटरवल में तो है ही नहीं, ये तो पाई से भी आगे आगे चलेगी, एक्सीड करगी पाई को, लेकिन नहीं, मुझे तो इसके पीछे ही रहना है। तो अब क्या किया जाए, तो इसके लिए हमने एंटी क्लॉकवाइज नहीं, इधर से क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे। इधर से हम कैसे चलना शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज। आप बोलेंगे नहीं क्लॉकवाइज नहीं लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डिफाइन किया है, एम्पलीट्यूड क्लॉकवाइज डिफाइन किया है। नहीं, हम इधर से अगर क्लॉकवाइज लेते हैं, क्लॉकवाइज लेते हैं तो हम अपने एंगल को नेगेटिव कर देंगे। क्या कर देंगे, नेगेटिव एंगल जो है क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर वो एक किस्म से जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, सेम वही हमारे पास जो है वो चीज़ बन करके आएगी। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से चलते हैं इधर को, तो यहाँ से हमारे एंगल कैसे बनते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाए, यहाँ पर एंगल हमारा, अगर इधर से हम एंटी क्लॉक अपना क्लॉकवाइज चलते हैं, ध्यान रखना क्लॉकवाइज चलने के लिए एंगल जो है वो क्या लेंगे, अब हम नेगेटिव, नेगेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो कौन सा एंगल, नेगेटिव, और इसको हम एक किस्म से फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, अगर क्लॉकवाइज चलें एंगल नेगेटिव, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, लेकिन यहाँ पर जो है वो एंगल हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस पाई बाई टू, और यहाँ पर जो एंगल जो है वो क्या होगा, माइनस पाई। इधर से नहीं, इधर से अगर चले तो यहाँ से हम, अब इधर से हम पूरा चले ऐसे, यहाँ से हमें लेकिन यहाँ ये इस लाइन के ऊपर एंगल बनाना है, यहाँ से चले और फिर हम वापिस इसी लाइन पर आ गए, यहाँ से चले और फिर वापिस इसी लाइन पर आ गए, मतलब यहाँ से चल के हमारा एंगल कितना बन रहा है, माइनस पाई, माइनस पाई, और फिर ये एंगल कितना है, दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ अल्फ़ा। तो ये जो मेरा एंगल आएगा वो बिल्कुल इस इंटरवल में आएगा, इस इंटरवल में। तो हमारे पास फिर आर्गूमेंट क्या बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट का हमारा आर्गूमेंट, एंड दैट इज व्हाट, पाई, सॉरी माइनस पाई, चले हम पहले माइनस पाई प्लस अल्फ़ा, माइनस पाई प्लस अल्फ़ा। आपको पता है अल्फ़ा हमारा एक्यूट एंगल, अल्फ़ा हमारा एक्यूट एंगल, ये डेफिनेटली किस इंटरवल में लाई करेगा, माइनस पाई प्लस समथिंग, प्लस समथिंग, प्लस समथिंग एक्यूट, प्लस समथिंग हम क्या कर रहे हैं, एक्यूट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसी इंटरवल में लाई कर रहा है, पाई तक जाएगा। कहाँ तक, हम पाई तक जा सकते हैं। तो अगर एक्यूट है तो यहाँ पर एक्यूट एंगल आपका मैक्सिमम जो एक्यूट एंगल है वो कहाँ तक जाएगा, पाई बाई टू तो होगा नहीं, मतलब कितना होगा, पाई से छोटा ही एंगल रहेगा, सॉरी पाई बाई टू से छोटा एंगल रहेगा। अगर मैं पाई बाई टू भी मान लूँ होगा नहीं, पाई बाई टू ये तो इससे छोटा ही रहेगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, माइनस टू पाई प्लस पाई अपॉन टू, क्या आ गया मेरे पास, दिस इज़ पाई बाई टू। तो डेफिनेटली ये इसी इंटरवल में लाई कर रहा है, जबकि पाई बाई टू से यहाँ पर हमारे पास छोटी वैल्यू आएगी बेसिकली, यानी यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ गया, माइनस पाई बाई टू। तो माइनस पाई बाई टू
डेफिनेटली माइनस पाई और पाई के बीच में ही लाई करेगा, हालांकि इससे भी थोड़ा हल्का सा इससे छोटी वैल्यू होगी। तो ये जो है वो बिल्कुल इसी इंटरवल में लाई कर रहा है। तो इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो इसका यूज़ करेंगे ये, सेकंड में ये, फर्स्ट में ये, ध्यान दें। नाउ अब हम किसके ऊपर जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और अब हमारा x जो है वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0। पता है आपको कि वहाँ पर जो x है वो ग्रेटर रहता है 0 से, y लेस देन 0 फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब यहाँ पर हमारा जो अल्फ़ा जो है वो क्या डिफाइन होगा, अल्फ़ा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बाई अपॉन एक्स, और दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स जो है वो तो पॉजिटिव, लेकिन बाई के साथ जो है वो मॉड रहेगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि बाई हमारे पास क्या आता है, एक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारे पास अल्फ़ा जो है एक्यूट एंगल जो है वो यहाँ पर निकलेगा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जो है वो थीटा, और थीटा हमारे पास क्या आता है ये हम अब स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये अब मान लो कि मेरा यहाँ पर इधर अगर हम देखें तो सपोज करो कि अगर इस तरह से हमारा जो है वो एंगल थीटा जो है वो बन रहा है, या फिर ये मानो कि ये हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है z। अब हम यहाँ से जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसके ऊपर, और आप देख रहे हैं तो यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर ये वाला ड्रॉप किया है। अब आप देखें कि ये हमारा जो एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा, एक्यूट एंगल। अल्फ़ा जो है वो हमारा एक्यूट एंगल, और हमने यहाँ पर बता भी दिया कि अल्फ़ा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बाई जो है वो किस में रहेगा, आपका मॉड में अपॉन एक्स। तो अब यहाँ पर देखें ये एंगल मेरा जो है वो थीटा, दिस इज़ द थीटा, इधर को जा रहे हैं तो क्या रह रहा है ये पॉजिटिव, या फिर यही हमारा अल्फ़ा था, यही अल्फ़ा था, अल्फ़ा आप देख रहे हैं ये अल्फ़ा। लेकिन अगर मैं नीचे अगर इधर से देखो क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, ये तो था हमारा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं क्लॉकवाइज इधर को चल रहा हूँ तो अल्फ़ा जो है वो इधर को क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फ़ा। ये अल्फ़ा जो है वो क्या होगा, माइनस ऑफ अल्फ़ा। ध्यान दें इधर को आपका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में सेम एंगल है अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फ़ा, इधर को माइनस ऑफ अल्फ़ा। ध्यान दें यहाँ से अगर हम ऐसे चलते हैं तो हमारे एंगल जो है वो क्लॉकवाइज क्या रहेंगे, नेगेटिव। तो इधर ये क्या हो गया, माइनस ऑफ अल्फ़ा। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ अल्फ़ा। और इस तरह से हम ये अपना आर्गूमेंट इस तरह से निकाल पाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब हमने स्टडी कर लिया है आर्गूमेंट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, और इन सभी क्वाड्रेंट में। यहाँ तो आपका इस क्वाड्रेंट में क्या हुआ, यहाँ तो हमारा थीटा, इस क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू अल्फ़ा ही रहा, यहाँ पर थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा इक्वल टू क्या आया था, माइनस पाई। इधर से हम पहले कितना चले, माइनस पाई, और फिर अल्फ़ा इधर को आ गए, अल्फ़ा बैक आ गए, ये हमारा अल्फ़ा। और यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा याद रखना है, यहाँ पर ये। तो इस तरह से हमने देख लिया है आर्गूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो नेक्स्ट हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म एक ही बात है। तो इसको हम स्टडी करेंगे। मान लो हमारे पास
जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कि लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन में। कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमने p पॉइंट से इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अगर इसको हमने p पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है तो हमारे पास ये पॉइंट हमने मान लिया ये a पॉइंट, और इधर को यहाँ पर ये b, मतलब ओ ए डिस्टेंस आपका कितना होगा x, और इधर को ओ बी हमारे पास ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना रहेगा, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास डिस्टेंस जो है वो रहेगा बाई, मतलब अगर इधर हमारे पास पॉइंट है तो यहाँ से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है बाई। तो ये पॉइंट मेरे पास बन रहा है, तो इस तरह से हमने इसको ज्वाइन, तो ये डिस्टेंस भी हमारे पास वो जो है वो कितना है वाई है। तो इस तरह से ये हमने मान लो अब एंगल यहाँ पर जो है वो क्या ले लिया है, दिस इज अ थीटा एंगल अगर हमने ले लिया, तो जेड हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और लेट पी एक्स वाई रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ये पॉइंट, और लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय किसके द्वारा, ओपी विद पॉजिटिव रियल एक्स एक्सिस, इसके द्वारा जो थीटा एंगल जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो देयरफॉर इन, ये हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, देयरफॉर इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल कौन सी हमने ले ली, ओ एम पी, सॉरी ओ ए पी हमने ये ट्राइंगल ले ली है। तो ओ ए पी में आप देखें कॉस थीटा हमारे पास क्या बन रहा है, कॉस थीटा इक्वल टू ये हमारा बेस ओ ए अपॉन ओ पी, और ओ ए तो हमारे पास क्या है x, और ओ पी हमारे पास क्या है, ओ पी इज़ वट, ओ पी तो एम्पलीट्यूड है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये ओ पी क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से, और कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वो तो एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड को हम किससे डिनोट करते हैं, इस तरह से, ये क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ये कॉस थीटा हमारे पास, ऐसे ही हमारे पास साइन थीटा, साइन थीटा इज वट, वो हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर, ए पी हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इधर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर बाई और यहाँ पर ओ पी फिर से हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दिस इज, ये हमारे पास इस तरह से हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ से और इसको हम बना रहे हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें x इक्वल टू दिस वन कॉस थीटा, और यहाँ पर इसको y इक्वल टू दिस वन साइन थीटा। अगर हम एम्पलीट्यूड को किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पर z को r से, तो ये क्या हो जाएगा r cos थीटा, y इक्वल टू r साइन थीटा। अगर हमने यहाँ पर यूज़ किया है कि इसके लिए मॉडुलस ऑफ z को किससे डिनोट कर दिया है, r से, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर वेयर, ये हमने अपनी मर्जी से लिया है कि r इक्वल टू दिस वन, यहाँ पर भी
वेयर आर इक्वल टू दिस वन, ये यूज़ किया है हमने। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो ये गिवन था z इक्वल टू, ये हमने लिया था, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। ये ऐसे तो हमने जियोमेट्रिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन देख ली थी, लेकिन अब पोलर फॉर्म में ये जो हमारा सारा ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास जो आया है ये तो हमारा जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। वहीं से हमें ये मिले हैं कॉस थीटा और साइन थीटा, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो फर्दर हम अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई को x के प्लेस पर हमारे पास क्या आ जाएगा r cos थीटा, और y के प्लेस पर क्या आ जाएगा r sin थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू r। अगर हम कॉमन यहाँ पर ले लें तो हमारे पास क्या बन गया cos थीटा प्लस i sin थीटा, वेयर r इज इक्वल टू, r आपने क्या लिया हुआ है, दिस इज नथिंग बट इट इज आर्गूमेंट ऑफ z। ध्यान देना r कुछ नहीं, आर्गूमेंट ऑफ z है। एंड थीटा, थीटा आपके पास क्या है, सॉरी r जो है आपका मॉडुलस ऑफ z है, और थीटा जो है दैट इज आर्गूमेंट ऑफ z। ये हमारे पास थीटा जो है वो बन रहा है। इस फिगर में आपने देखा, ये हमने जो थीटा जो है वो क्या लिया था, एंगल मेड बाय ओपी विद द पॉजिटिव रियल एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या है हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस जो इस पॉइंट के द्वारा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये हमारे पास इसका पोलर फॉर्म, या फिर हम इसको क्या बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो यहाँ पर एंगल आ रहे हैं ये वाले जो, तो इसके फॉर्म में हमने इसको लिखा है अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिखा है, तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म। तो ध्यान दें ये हमारे पास दिस इज द, इसको हम बोल सकते हैं विच इज द पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो z आपने यहाँ पर लिया था उसकी ये हमारे पास क्या है, दिस इज द पोलर फॉर्म। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे यहाँ। यहाँ पर क्वेश्चन हमने इसमें क्या करना है, हमने फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया है दैट इज रूट ऑफ माइनस रूट ऑफ 3 माइनस ऑफ आयोटा, इसका हमें क्या निकालना है मॉडुलस और आर्गूमेंट। तो कैसे इसका हम ये मॉडुलस और आर्गूमेंट निकालेंगे, ये आप देखें, हमने बहुत डिटेल से ये मॉडुलस और आर्गूमेंट के बारे में स्टडी किया है। तो हमारे पास लेट, या सीधा ही हम लेट z इक्वल टू -3 माइनस रूट 3 माइनस आयोटा, ये हमारे पास जो है वो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर गिवन है। तो अब हम क्या निकालेंगे इसका आर्गूमेंट जो है वो आपको पता है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, सॉरी मॉडुलस, पहले हम क्या निकालेंगे इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस आपको पता है इस तरह से हम लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ z
इज इक्वल टू रूट ऑफ अब हमने जो स्टडी किया था क्या है था, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, ये हमने स्टडी कर लिया। तो अब हमारे पास ये रियल पार्ट ऑफ जेड यहाँ पर क्या है, दिस इज -√3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट मतलब जो आयोटा का कॉफिशेंट है दैट इज द इमेजिनरी पार्ट। तो आयोटा का कॉफिशेंट यहाँ पर क्या है, -1 का स्क्वायर एंड दिस वन इज ये यहाँ पर माइनस का स्क्वायर जो है वो तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल 3 और यहाँ पर -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, +1। दिस इज 4 एंड दिस इज 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, दिस इज द मॉडुलस ऑफ अवर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉडुलस। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका आर्गूमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, अपने जो पीछे आर्टिकल हमने स्टडी किया था, लेट अल्फ़ा जो एक एंगल हमने डिफाइन किया था, लेट अल्फ़ा बी द एक्यूट एंगल वो आपने कैसे डिफाइन किया था, दिस इज टेंजेंट अल्फ़ा एंड टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू व्हाट, या फिर अल्फ़ा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, एक ही बात है। तो वो क्या था हमारे पास, दैट इज मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और नीचे क्या था हमारा, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो इसको हम, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि ये इमेजिनरी है, इस इकट्ठे का जो मॉडुलस है इसको हम ऐसे भी ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है मॉडुलस, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने स्टडी किया था उसमें ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमने स्टडी करी हुई है। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, दिस इज -1 अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड जो है दैट इज दिस। तो इसका और ये हमारे पास आ गया है, इसको हम क्या लिख सकेंगे, क्योंकि माइनस का जो मॉडुलस है वो क्या आएगा, वो भी प्लस, और यहाँ पर भी माइनस का ये आएगा हमारे पास। एंड दिस इम्प्लाइज दैट अब टेंजेंट अल्फ़ा क्या हो गया, 1/√3 और अल्फ़ा जो है वो 1/√3 कब होता है, अल्फ़ा इक्वल टू, ये एक्यूट एंगल लेना, ध्यान रखें एक्यूट एंगल, अल्फ़ा जो है वो क्या है, डिफाइंड एक्यूट एंगल, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, π/6। तो इसके ऊपर मतलब अल्फ़ा जो है वो रेडियन में हम एंगल ले रहे हैं, अल्फ़ा जो है वो π/6 पर कितने होगी, उसकी वैल्यू 1/√3। तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल जो अल्फ़ा जो है वो हमने निकाल लिया है। अब आप आगे ध्यान दें कि हमारा जो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर हेयर, जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है और रियल पार्ट क्या है, ये ध्यान दें। रियल पार्ट हमारा इक्वल टू व्हाट, रियल पार्ट इज -√3 और ये लेस देन 0, और इमेजिनरी पार्ट भी आप ध्यान दें वो क्या है मेरे पास, -1, वो भी लेस देन 0। तो therefore द पॉइंट, जो हमारा पॉइंट है, therefore द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर z किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि हमारा रियल भी नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा ये जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि हमारा जो
एम्पलीट्यूड होता है, हमारा जो आर्गूमेंट होता है वो क्या रहता है। हमें अब हम क्या कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो देयरफॉर अब हमारा आर्गूमेंट ऑफ जेड जो है वो क्या होगा, दैट इज माइनस पाई प्लस अल्फा। ये हमने किया था अभी पीछे। तो माइनस ऑफ पाई, अल्फा हमारे पास क्या आया है, पाई बाई 6, एंड दिस इज इक्वल टू, अगर हम एलसीएम लेंगे, माइनस ऑफ 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6, एंड दिस इज माइनस 5 पाई बाई 6, माइनस 5 पाई 6। और ये हमारे पास क्या आएगा, दिस इज अवर आर्गूमेंट। तो इस तरह से हमारे पास एक आंसर यहाँ पर आया है, और एक आंसर हम पहले निकाल चुके थे, एंड दिस इज अवर मॉडुलस। तो ये एक हमारा आंसर ये था। तो इस तरह से हम इस तरह के सम जो है वो करेंगे कि फाइंड द, अगर हमें मॉडुलस और आर्गूमेंट निकालना है तो इस तरह से। एक क्वेश्चन हम और लेंगे। दैट इज, अब हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर ये सेकंड, राइट -1 माइनस आयोटा इन पोलर फॉर्म। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है लगभग, थोड़ा सा आगे पोलर फॉर्म में हमने लिखना है, बाकी सिमिलर क्वेश्चन हमारा अभी पिछले जैसा ही है। तो लेट z इक्वल टू माइनस दिस वन। अब मॉडुलस ऑफ z यहाँ पर हमें निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ z हमारे पास, दिस इज रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है उसका स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट हमारे पास यहाँ -1 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट भी हमारे पास -1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू √2। तो ये हमारे पास क्या आ गया है यहाँ पर, मॉडुलस। और अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका आर्गूमेंट फाइंड आउट करना है। लेट थीटा अपना अल्फा वी एन एक्यूट एंगल डिफाइंड एज, इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइंड एज दैट इज टेंजेंट ऑफ अल्फा इक्वल टू वट टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड, इसका मॉडुलस। तो ये हमने टेंजेंट अल्फा, अपना अल्फा जो एक्यूट एंगल डिफाइन किया है। तो ये हमारा आर्गूमेंट निकालने के लिए पहला स्टेप रहता है, ये जो हमने अल्फ़ा डिफाइन किया है। तो अब यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट हमारा जेड है वो आप भर दें। दिस इम्प्लाइज दैट टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा इज़ व्हाट, टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा इज़ व्हाट, हमारा इमेजिनरी पार्ट जो है दैट इज़ आल्सो -1, और रियल पार्ट भी यहाँ पर -1। तो दिस इज इक्वल टू, ये 1 आ गया, 1 आ गया, इसका मॉडुलस भी 1, इसका भी 1, दिस इज इक्वल टू 1। एंड दिस इम्प्लाइज दैट किस एंगल पे टेंजेंट अल्फ़ा हमारा 1 होता है, लेकिन अल्फ़ा हमें क्या चाहिए, एक्यूट। तो और भी बहुत से एंगल है, लेकिन एक्यूट एंगल यही है जिसके ऊपर π/4 एंगल है, इसके ऊपर टेंजेंट जो है वो क्या होता है, 1। तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो हमने निकाल ली। तो मॉडुलस अपना आर्गूमेंट निकालने के लिए हमारे पास ये अल्फ़ा ही पहले निकालना है। नाउ अब आपको पता है रियल पार्ट जो है z यहाँ पर क्या है, दैट इज़ -1 लेस देन 0, और इमेजिनरी पार्ट जो है z वो भी क्या है, -1। देयरफॉर, तो अब क्या हो रहा है, द पॉइंट
जैसे हमने अभी पीछे किया है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर कर रहे हैं। देयरफॉर द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग जेड को रिप्रेजेंट करने वाला जो पॉइंट है वो किस में लाइज कर रहा है, लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि रियल भी नेगेटिव इमेजिनरी भी नेगेटिव, डेफिनेटली लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो देयरफॉर आपके पास जो आर्गूमेंट ऑफ जेड जो है वो क्या आ जाएगा, दैट इज अगेन और आर्गूमेंट ऑफ जेड को आप थीटा से भी डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखें। तो वो क्या मेरे पास आएगा, यानी कि यहाँ पर आर्गू दिस इज थीटा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फ़ा, माइनस पाई अल्फ़ा मेरे पास क्या आया है पाई बाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 4 पाई प्लस पाई अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई 4। तो अब हमने इसको किस में लिखना है, पोलर फॉर्म में। देयरफॉर या सो पोलर, आगे जो पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू आर, ये हमें अभी स्टडी किया कि पोलर फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हमने आर भी निकाल लिया, आर हमारे पास जो क्या आया था मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज √2 और कॉस ऑफ थीटा हमारे पास अब यहाँ पर थीटा जो है दैट इज़ द आर्गूमेंट हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ, वो -3 पाई बाई 4 और प्लस आयोटा साइन, आर्गूमेंट हमारे पास -3 पाई बाई 4। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है ये पोलर फॉर्म हमारे पास ये आ गई है। इसको थोड़ा सा अगर और हम सॉल्व कर लें तो लिख सकते हैं दिस इज़ कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो आई साइन 3 पाई बाई 4। तो ये हमारे पास क्या इसका आया है पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -1 -